हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे संप्राप्ति के बारे में। ठीक है, संप्राप्ति हमारे निदान पंचक का एक पार्ट है जो रोग निदान में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। ठीक है, संप्राप्ति का एक बेसिक मीनिंग होता है जो हम लोग मॉडर्न में पैथोफिजियोलॉजी पढ़ते हैं वही है। यानी कि जैसे ही हम कुछ हेतु सेवन या फिर निदान सेवन करते हैं, वहां से लेके हमारी व्याधि के लक्षणों की उत्पत्ति तक यानी कि व्याधि के निदान तक का जो भी पार्ट आता है उसे हम लोग संप्राप्ति कहेंगे। ठीक है, यानी कि अगर मान लेते हैं कि किसी पेशेंट में ज्वर के कुछ रीजन है या फिर हेतु है, उन्होंने सेवन करे और वहां से लेके ज्वर उत्पत्ति तक जो भी पार्ट आता है वो हम लोग संप्राप्ति के अंडर कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अब इसकी जो परिभाषा बताई है शास्त्रोक्त तो क्या है कि हमें संप्राप्ति किसे कहना चाहिए। ठीक है, संप्राप्ति क्या होती है एग्जैक्टली, उसके कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, अलग अलग आचार्यों के हिसाब से हम लोग पढ़ेंगे और उसका मीनिंग भी समझेंगे कि एग्जैक्टली संप्राप्ति होती क्या है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम लोग ये संप्राप्ति को क्यों पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, अब इसका हमें बेसिक एक ऐसा है कि अगर कोई भी पेशेंट है, ठीक है, अगर उसकी हमें चिकित्सा करनी है, हम अगर पैथोफिजियोलॉजी बराबर से समझे यानी कि संप्राप्ति अगर बराबर से समझेंगे तो संप्राप्ति के अपोजिट हम लोग ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक बेसिक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल भी होगा हमारा, क्योंकि अगर संप्राप्ति हमें पता है किस तरह से व्याधि उत्पन्न हुआ है तो उसको रिवर्स करने की कोशिश हम लोग करते हैं चिकित्सा के द्वारा। इसीलिए संप्राप्ति सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है हम लोग जब चिकित्सा करते हैं। ठीक है, तो इसकी परिभाषा जो दी गई है अष्टांग हृदय में क्या दिया है कि यथा दुष्टेन दोषेनम यथा च अनुविसर्प। ठीक है, निवृत्ति आमयस्य असोह संप्राप्तिर जागति आती। ठीक है, गति। तो इसका मतलब क्या होता है, जैसे भी कोई हम लोग यहाँ पर दूषित दोष देखते हैं, ठीक है, दुष्टेन दोषेन यानी कि जो दोष दूषित हुए या फिर दोष दुष्ट हुए हैं। ठीक है, दोष दुष्टि जो हुई है वो बेसिकली कौन से रीजन के साथ हुई है। ठीक है, अब ये प्राकृत भी हो सकती है, विकृत भी हो सकती है। जैसे प्राकृत में हमने ऑलरेडी सीखा है कि किसी ऋतु में प्राकृत दोष का यहाँ पर प्रकोप होता है, संचय होता है ना, वो चीज होती है। उसके बाद में हम लोग काल के अनुसार भी हमने पढ़ा था, जैसे कि कोई प्रातः काल हो गया, दोपहर के टाइम पे हो गया, शाम के टाइम पे हो गया। ये अलग अलग दोषों का संचय एक प्राकृत मेथड में या फिर अवस्था में होता है। ठीक है, लेकिन अगर कोई विकृत चीज हो रही है यानी कि विकृत दोष का दुष्टि हो रहा है तो बेसिकली वो कहीं ना कहीं व्याधि उत्पन्न करेगा। इसलिए यहाँ पे ये समझना जरूरी है कि दोष दुष्टि जो हुई है वो प्राकृत हुई है या फिर विकृत हुई है। ठीक है, प्राकृत हुई या फिर विकृत हुई। उसके साथ साथ अगर हम लोग ये भी देखेंगे कि अगर मान लो कि वात दोष की दृष्टि हुई है तो वात के जो भी गुण है, ठीक है, वात के जो गुण है उसकी भी अगर वृद्धि या फिर क्षय हो रहा है यानी कि दुष्टि हो रही तो वो कौन से दोष के कौन से गुण की हो रही। जैसे वात का रुक्ष गुण है, लघु गुण है, शीत गुण है, उसमें से कौन सा गुण बढ़ा हुआ है ये भी देखना जरूरी होता है और ये सारी चीजें हमारे दोष दृष्टि के अंदर आती है। दूसरा यहाँ पर क्या विकल्प है, यथाच अनुविसर्प। दूसरा रीजन क्या होता है, दूसरा कारण क्या है, अनुविसर्प यानी कि जैसे ही ये दोष दूषित हो गया उसके बाद में हमारे शरीर में कैसे भ्रमण करता है, विसर्प यानी कि कहां से कहां तक संक्रमण या फैलता है। ठीक है, अब ये जैसे ये कहा जाएगा जहां पे ख वैगुण्य होगा, स्थान वैगुण्य होगा, वहां पे जाएगा, वहां पे लक्षणों की उत्पत्ति करेगा। ठीक है, तो वो तीसरा पार्ट आता है हमारा निवृत्ति। निवृत्ति यानी कि जो लक्षण उत्पन्न होंगे वो कहाँ होंगे, जहां पे ये दोष जाके यहाँ पर दोष दूष्य समूर्छना घटाएगा। ठीक है, अब ये जो अनुविसर्प वाला प्रोसेस है, यहाँ से हमारे कोष्ठ में से दोष निकल के शाखाओं में जाएंगे, मर्मास्थ संधि में जाएंगे या फिर जहां पे ख वैगुण्य होगा वहां पे जाएंगे और उसके बाद में लास्ट में क्या होगा, यहाँ पे निवृत्ति यानी कि कुछ लक्षण उत्पन्न होंगे और ये सारी प्रोसेस जो होती है इसी को हम लोग संप्राप्ति कहते हैं। ठीक है, संप्राप्ति जाति आगति, तो इसमें तीन वर्ड आते हैं, एक तो संप्राप्ति है, ठीक है, संप्राप्ति है, दूसरा वर्ड है जाति और तीसरा वर्ड है आगति। ये तीनों संप्राप्ति के पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, तो अष्टांग हृदय में इसे बेसिकली बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट किया है कि जब दोष दृष्टि हो रही है वो किसी भी वजह से हो सकती है, प्राकृत हो सकती है, विकृत हो सकती है। प्राकृत से तो व्याधि उत्पन्न नहीं होगा, लेकिन अगर वो विकृत है
तो क्या होगा, वहां पे व्याधि उत्पन्न होने के चांसेस होंगे। अब ये विकृत हुई है तो कौन से गुणात्मक की वृद्धि हो गई या फिर क्षय हो गया, फिर विकृति हो गई, वो हमें देखना जरूरत है। अब जैसे ये दोष दृष्टि हो गई, ये क्या करेंगे, दोष जो प्रकोपित हुए वो हमारे शरीर में और जगह फैलेंगे, और ये स्रोतों के द्वारा फैलते हैं या फिर रक्त के द्वारा फैलते हैं, ठीक है, आम भी शरीर में फैलता है। तो बेसिकली दोष दृष्टि जहां पे हुई है वो कहाँ जाएगा, दुष्य के पास जाएगा, ठीक है, दुष्य के पास जाएगा, यानी कि धातु मल के पास जाएगा, और वहां पे ये अपना स्थान वैगुण्य या फिर अपने जहां पे स्थान वैगुण्य वहां पे अपने जड़ जमाएगा। तो बेसिकली ऐसा है, दोष दृष्टि होगी, अनुविसर्प यानी शरीर में फैल गए, और उसके बाद में कुछ हमारे शरीर में लक्षण उत्पन्न होंगे जिसे हम लोग निवृत्ति कह रहे हैं, ठीक है। तो निवृत्ति यानी कि व्याधि की उत्पत्ति होना, फिर उसके लक्षण दिखना, और ये सारी चीजें कहलाती है संप्राप्ति, ठीक है। तो उसमें जाति और आगत ये दोनों पर्यायवाची शब्द आए। आगे यहाँ पे आचार्य चक्रपाणी क्या लिखते हैं, तस्मात् व्याधि जनक दोष व्यापार विशेष युक्तम व्याधि जन्य संप्राप्ति। अब यहाँ पे लिखा है कि व्याधि जनक दोष व्यापार युक्त विशेष युक्त। व्याधि जनक दोष व्यापार यानी कि क्या, जो प्रोसेस जो हेतु सेवन से लेके हमारे व्याधि के लक्षणों की उत्पत्ति तक जो प्रोसेस होती है उसको व्यापार कहा गया, ठीक है, दोष व्यापार कहा गया। अब ये जो प्रोसेस हुई उसके बाद में व्याधि का जन्म होगा, ये व्याधि का जन्म होगा यानी कि व्याधि के लक्षण उत्पन्न होंगे, उसी को हम लोग यहाँ पर संप्राप्ति कहेंगे, ठीक है। तो मोटा मोटी वही चीज है कि हेतु सेवन से लेके हमारे व्याधि के लक्षणों की उत्पत्ति तक जो भी प्रोसेस होती है, जो भी यहाँ पर प्रक्रियाएं होती है, उसे हम लोग यहाँ पर संप्राप्ति कहते हैं, ठीक है। तीसरा एक श्लोक, तस्मात् द्योष्यति कर्तव्य उपलक्षितम व्याधि जन्म संप्राप्ति। तो अल्टीमेटली वही कहना है जो हमारा यहाँ पे लक्षितम व्याधि जन्म यानी कि जो व्याधि के लक्षित यानी कि जो उसके लक्षण उत्पन्न हुए हैं या फिर व्याधि का जन्म हुआ है, वहां तक की जो प्रोसेस होंगे उसे संप्राप्ति कहेंगे, ठीक है। संप्राप्ति की जो कुछ पर्याय दिए हैं, जो ऑलरेडी हम लोगों ने 3 पर्याय तो देख ही लिए हैं, उसमें लिखा है व्याधि तत् पर्याय जाति आगति निवृत्ति निष्पत्ति रहिति, यानी कि संप्राप्ति को हम लोग और क्या कहते हैं, पहला तो वर्ड आएगा संप्राप्ति, ठीक है, दूसरा आएगा जाति, तीसरा आगति, चौथा है निवृत्ति, और पांचवा है निष्पत्ति, ठीक है। तो ये पर्यायवाची शब्द है या फिर इसकी संप्राप्ति की पर्याय बताया आचार्य चक्रपाणी ने, ठीक। अब ये जो दोष की श्रृंखला है या फिर ये रोग व्यापार की जो श्रृंखला है, ये 2 तरह से हो सकती है ऐसा आचार्यों का कहना है। पहला है प्रकृति समसंवेद और विकृति विषम संवेद, आपने ये वर्ड सुने होंगे शायद, ठीक है। प्रकृति समसंवेद और विकृति विषम संवेद में डिफरेंस क्या है, पहले ये समझ लो कि जैसे हम लोग अभी वात दोष का एग्जाम्पल लेते हैं, वात दोष कब बढ़ेगा, जब वात दोष गुणात्मक आहार विहार हम लोग करेंगे, ठीक है। अब जैसे कफ की एग्जाम्पल और लेते हैं हम लोग, ठीक है। अब मैं कोई मधुर रस या फिर मधुर रस का मैं सेवन करता हूँ या फिर कोई गुरु गुणात्मक आहार सेवन करता हूँ, ठीक है, गुरु गुणात्मक आहार सेवन करता हूँ, तो ये क्या करेगा, ये मेरा कफ बढ़ाएगा, ठीक है, ये मेरा कफ वृद्धि कराएगा, बराबर। जैसे ये कफ वृद्धि हो गया, ये क्या करेगा, मेरे मेद को दूषित कर सकता है, ठीक है, मेद दुष्टि यहाँ पर घटित हो सकती है, और ये मेद दुष्टि अल्टीमेटली क्या करेगी, मेदो रोग उत्पन्न करने में मदद करेगी, ठीक है, मेद रोग उत्पन्न करने में मदद करेगी। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं कफ वृद्धि जनक आहार लेता हूँ, ये मेरे मेद को दूषित कर रहा है और अल्टीमेटली मेरे शरीर में मेदो रोग की उत्पत्ति हो रही है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इसके जो गुण है, जो हमने शरीर में यहाँ पर एंटर कराते समय या फिर हेतु सेवन करते समय लिए, वही गुण आगे फॉरवर्ड होके मेरे एक डिसीज के साथ यहाँ पर मिलाप करते हैं, ठीक है। यानी कि जो डिसीज का यहाँ पर गुण बताया है उसी तरह से हम लोग हेतु का सेवन करते हैं, यानी कि इसमें हेतु या दुष्य और उसके साथ साथ हमारे जो शरीर की जो गुणात्मक वृद्धि होती है, जिस दोष की वृद्धि हुई है, उसी के हिसाब से अगर यहाँ पर व्याधि उत्पन्न होता है, फिर लक्षण उत्पन्न होते हैं, वो होता है प्रकृति समसंवेद, ठीक है। हेतु प्रकृति यानी कि जो व्याधि की प्रकृति होगी वो ये अगर सेम होती है तो उसे हम लोग प्रकृति समसंवेद कहते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हेतु सेवन हम लोग कर रहे हैं, उसके बाद में दोषों की वृद्धि भी हो रही है, लेकिन लक्षण उत्पन्न होते समय थोड़े से अलग उत्पन्न होते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि पूर्व रूप में कुछ अलग लक्षण दिख रहे हैं, लेकिन रूप यानी कि जो व्याधि व्यक्त होता है तब उस समय पे कुछ लक्षण अलग दिखते हैं, तब उसे हम लोग विकृति विषम संवेद कहते हैं, ठीक है। तो विकृति विषम संवेद का मतलब है कि जो हेतु सेवन हमने जिस गुणों का किया है
उस गुणों के हिसाब से व्याधि कभी-कभी उत्पन्न नहीं होगा, तो उसे विकृति विषम समवेत कहा जाएगा। लेकिन प्रकृति सम समवेत में क्या होगा कि जो हमने यहाँ पर जो गुणात्मक आहार विहार किया है, उस हिसाब से दोषों की वृद्धि होगी, उस हिसाब से रोग बनेगा, ठीक है? ये प्रकृति सम समवेत कहलाएगा। इसे आगे यहाँ पर लिखा है कि तत्र खल्वेन एक रसेषु द्रव्यत्ने एक दोषात्मकेषु च विकारेषु रस दोष प्रभाव एकैकमेषं समीक्षम ततोह द्रव्य अधिकार्य प्रभावस्थ व्यवस्थित व्यवस्थित। इसका मतलब है कि जो दोषों का या फिर जो रस का हमने सेवन किया, जो गुणों का हमने सेवन किया, उस हिसाब से हमारा दोष का प्रकोप हुआ और उसी दोष प्रकोप के हिसाब से हमारा व्याधि के लक्षण उत्पन्न हुए, फिर व्याधि उत्पन्न हुआ। इसे हम लोग प्रकृति सम समवेत कहते हैं, ठीक है? और विकृति विषम समवेत में यहाँ पर 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे मैंने बताया कि हर जगह पे ऐसा नहीं होगा आपको कि जो गुणात्मक आहार विहार आपने सेवन किया, उस गुणों की या फिर उस दोषों की वृद्धि हो गई और कुछ लक्षण अलग दिखते हैं, ठीक है? तो इसमें लिखा है कि न त्व एवं खलु सर्वत्रम न हि विकृतिं विषम समवेतानां नानात्मकानां परस्परेण च उपहतानां अन्यश्च विकल्पेन निर्विकल्प विकल्पता अवयवम प्रभाव अनुमेवम समुदाय प्रभावस्तम अध्यस्तु शक्यम, ठीक है? तो इसका मतलब ऐसा है कि यहाँ पे 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट होते हैं जब विकृति विषम समवेत होता है। पहला है नानात्मकाना, ठीक है? नानात्मकाना। तो नानात्मका का मतलब ये होता है कि अगर दोष दूषित हुए हैं तो अलग-अलग व्याधि उत्पन्न कर सकते हैं। जैसे अभी वात दोष है, वात दोष के अलग-अलग व्याधि उत्पन्न हो सके। हर बार ऐसा नहीं होगा कि कोई स्पेसिफिक डिसीज ही उत्पन्न होगा। अब वात प्रकोप आहार विहार हमने लिया, ऐसा नहीं कि उसमें से सिर्फ वात रक्त ही उत्पन्न होगा, कोई वात व्याधि उत्पन्न होगा, कोई अलग व्याधि जैसे वात दोष से रिलेटेड कोई भी लक्षण अगर उत्पन्न होता है जो हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो वो विकृति विषम समवेत के लिए यानी कि नानात्मक व्याधि दोष प्रकोप से उत्पन्न हो सकते हैं। दूसरा है परस्परेण च उपहताना, यानी कि परस्परेण च उपहताना। इसका मतलब होता है कि अगर मान लेते हैं कि कोई पेशेंट ने वात प्रकोपक आहार लिया, अब वात कभी-कभी ऐसा हो सकता है कि पित्त को भी दूषित कर रहा है, ठीक है? कफ को भी दूषित कर रहा है। यहाँ पे अगर मान लो तो कि एक तो दोष 2 है या फिर 3 है। अब ये 2 या फिर 3 दोष अगर दूषित हुए हैं, उसमें से जो ज़्यादा दूषित हुआ है, जो बलवान है, उसी के लक्षण ज़्यादा दिखेंगे और ये जो 2 दोष यहाँ पर और भी यहाँ पर इन्वॉल्व हुए, यानी कि पित्त और कफ भी इन्वॉल्व हुए, तो उसके लक्षण धीरे-धीरे थोड़े से कम होते जाएँगे क्योंकि यहाँ पे वात दोष का डोमिनेंस है, ठीक है? या फिर पित्त का दो डोमिनेंस हो गया, फिर कफ का डोमिनेंस हो, लेकिन अगर एक पित्त का या फिर एक वात का या फिर कफ का एक दोष का अगर डोमिनेंस हो रहा है तो बाकी के जो दोष है उनके लक्षण थोड़े कम दिखते हैं। ये टर्म को हम लोग परस्परेण उपहताना कहते हैं, ठीक है? तीसरा है विकल्पन विकल्पेन विकल्प अवितानम, यानी कि विकल्प न एक विकल्प, ठीक है? तो इसका मतलब ऐसा होता है कि जहाँ पे हमारे दोषों ने यहाँ पर व्याधि उत्पन्न करने की कोशिश करी, कभी-कभी ऐसा होता है कि व्याधि के जो दोष के लक्षण है, उसके अलावा और भी कुछ लक्षण यहाँ पर उत्पन्न होते हैं, यानी कि ये दूसरे दोष के भी लक्षण हो सकते हैं। तो ये 3 चीजें ऐसी होंगी जो विकृति विषम समवेत कहलाएगी, ठीक है? इसके बाद में संप्राप्ति के प्रकार की बात करते हैं। अब संप्राप्ति के प्रकार में आचार्य वाग्भट और आचार्य चरक इन दोनों की संख्या अलग-अलग, ठीक है? आचार्य वाग्भट ने जो है यहाँ पर संख्या जो बताई वो 5 बताई, ठीक है? तो क्या-क्या लिखा है? संख्या, विकल्प, प्राधान्यम, बल, काल, विशेषता, ठीक है? इसमें क्या-क्या है? संख्या संप्राप्ति आई, ठीक है? उसके बाद में विकल्प, उसके बाद में प्राधान्य, चौथी बल और 5वीं काल विशेष, ठीक है? तो ये इस तरह से हमारी 5 प्रकार की संप्राप्ति बताई गई है आचार्य वाग्भट के द्वारा। यहाँ पे आचार्य चरक का श्लोक है सा संख्या प्राधान्यम विधि विकल्प बल काल विशेषम विशेषण भिद्यते, यानी कि यहाँ पे ये 5 प्रकार तो बताए, इसके अलावा विधि संप्राप्ति एक अलग बताई गई है आचार्य चरक के द्वारा, ठीक है? आचार्य चरक के द्वारा विधि संप्राप्ति एक अलग बताई है। माधव निधान ने भी यही 5 जो संप्राप्ति वही एक्सेप्ट करी है। विधि संप्राप्ति का उल्लेख जो है या फिर इसका जो पार्ट है वो हमारी संख्या संप्राप्ति में ही आचार्य वाग्भट ने इन्वॉल्व किया,
ठीक है, इसीलिए संख्या संप्राप्ति का एक उपभेद माना गया है विधि संप्राप्ति को, लेकिन आचार्य चरक ने उसे सेपरेट माना है। ठीक है, तो संख्या संप्राप्ति, विकल्प संप्राप्ति, दूसरा, तीसरा प्राधान्य संप्राप्ति, चौथा बल संप्राप्ति, पांचवा काल और चरक के द्वारा बताई गई विधि संप्राप्ति। ये 6 प्रकार होते हैं हमारे संप्राप्ति के। मोटा मोटी आपको सिर्फ ये 5 याद रखने हैं। विधि संप्राप्ति का यहाँ पर एक्सप्लेनेशन सिर्फ आचार्य चरक का आएगा, बाकी जो आचार्यों का नहीं आएगा। ठीक है, पहले समझते हैं संख्या संप्राप्ति होती क्या। अब कोई भी डिसीज की संख्या हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं, जैसे वात है, जैसे ज्वर है, ठीक है, ज्वर के कितने प्रकार हो गए, ठीक है, उसके बाद में जैसे कुष्ठ है, कुष्ठ के 7 प्रकार हो गए, गुल्म है, गुल्म 5 प्रकार के हो गए। तो ये जो प्रकार बताए जाते हैं ना, जिसकी संख्या बता सकते हैं हम लोग, लेकिन ये संख्या जो होती है वो हमारे शरीर के मुख्य भाग यानी दोष के या फिर हमारे रोग के मुख्य भाग के ऊपर अवलंबित होती है। यानी कि जैसे यहाँ पे ज्वर बताए, ठीक है, अष्टो ज्वर यानी कि 8 प्रकार के ज्वर बताए। उसके बाद में पंचगुल्मा 5 प्रकार के गुल्म होते हैं। सप्त कुष्ठन्यव्यापी यानी कि जो कुष्ठ होता है वो 7 प्रकार का होता है। इसका मतलब ऐसा है कि जो हम लोग एक स्पेसिफिक पॉइंट को लेके इसको डिवाइड करते हैं वो हमारी संख्या संप्राप्ति हो जाती है। ठीक है, विधि संप्राप्ति में अलग क्या है, इसके उपभेद जो बताए जाते हैं वो विधि संप्राप्ति में आते हैं। जैसे कोई अगर मान लेते हैं एक विकल्प हमें दिया गया है, जैसे रक्त पित्त है ना, रक्त पित्त का जो व्याधि है, ठीक है, रक्त पित्त जो व्याधि है उसको अगर हम लोग यहाँ पर उसकी एक स्पेसिफिक टर्म देखेंगे तो उसमें ऊर्ध्वक, अधोक और तिर्यक ये 3 गतियां बताई जाती है। ठीक है, तो गति के हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे तो इसमें 3 प्रकार बताए जाते हैं, एक ऊर्ध्वक रक्तपित्त, एक अधोक रक्तपित्त और एक तिर्यक रक्तपित्त। ठीक है, तो जब एक कोई विकल्प लेके जो व्याधि का यहाँ पर डिवाइडेशन होता है या फिर क्लासिफिकेशन होता है वो एक्चुअली विधि संप्राप्ति कहलाती है। ठीक है, वो एक्चुअली विधि संप्राप्ति कहलाती है, ये आचार्य चरक का कहना है। ठीक है, विधि संप्राप्ति को हम लोग आगे समझेंगे, पहले यहाँ पर संख्या संप्राप्ति क्लियर कर लेते हैं। संख्या संप्राप्ति का मतलब है जो हमारे डिसीजेस की क्लासिफिकेशन दिए गए हैं, उसके जो प्रकार दिए जाते हैं वो कितने प्रकार के हैं, उस हिसाब से उसकी संख्या संप्राप्ति डिसाइड होती है। ठीक है, विकल्प संप्राप्ति किसे कहेंगे, दोषानाम समवेतानाम विकल्प अंशांश कल्पना। अंशांश कल्पना का हमने ऑलरेडी बात करी है विकल्पों के बारे में। ठीक है, जो हमने दोषों के विकल्प देखे थे उसमें मैंने बताया था कि अगर कोई दोष है, जैसे वात दोष हो गया, वो पित्त के साथ इन्वॉल्व होकर कोई व्याधि बना रहा है, वात दोष कफ के साथ व्याधि बना रहा है या फिर त्रिदोष युक्त व्याधि बन रहा है, तो बेसिकली उसमें अंशांश कल्पना का ये मतलब होता है कि जो दोष डोमिनेंट है उसके लक्षण पहले दिखेंगे, उसके बाद में जो जो डॉर्मेंट होंगे या फिर सुप्त होंगे उसके लक्षण थोड़े कम दिखेंगे। तो जिसमें जो दोष है उसका अगर बल ज्यादा है तो उसके लक्षण ज्यादा दिखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा विकल्प संप्राप्ति का लक्षण। ठीक है, ये विकल्प संप्राप्ति कहलाती है जहां पे दोषों का डोमिनेंस दिखता है, दोषों का विकल्प दिखता है कि कौन से दोष का यहाँ पर ज्यादा प्रभाव है। ठीक है, इसलिए आगे भी चरक ने भी कहा है संवेतनम पुनर्दोषाम अंशांश विकल्प अंशांश बल विकल्पो अस्मिनार्थ है, यानी कि दोषों के अंशांश बल के हिसाब से जो व्याधि का यहाँ पर क्लासिफिकेशन किया जाएगा या फिर व्याधि के लक्षण दिखेंगे उसे हम लोग यहाँ पर विकल्प संप्राप्ति कहते हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे वात प्रकोप के बारे में दिया है, पित्त प्रकोप के बारे में, जैसे यहाँ पे जैसे सिधु है, ठीक, सिधु ये गुड़ सॉरी हमारे गन्ने के रस से बनाई हुई एक मदिरा होती है जिससे वृक्ष प्रदान होने से वात एक अंश से ही प्रकोपित होता है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है कि वात प्रकोप तो हुआ है, लेकिन वात में भी कौन से प्रकार का या फिर कौन से गुण का यहाँ पर वृद्धि हुआ है, वृक्ष गुण का वृद्धि है। ठीक है, इसे अंशांश कल्पना कहेंगे। या फिर इसमें अगर पित्त का भी इन्वॉल्वमेंट होता है तो उसमें वात दोष अगर डोमिनेंट है तो फिर वात दोष के लक्षण ज्यादा दिखेंगे। ठीक है, सेम उसी तरह से इक्षुकांड के बारे में बताया तो इक्षुकांड का मतलब होता है कि जैसे यहाँ पे इसमें जो गुण है वो रुक्ष और शैत्य है या फिर शीत गुण है, बराबर। तो रुक्ष और शीत गुणों से जब वात बढ़ेगा तो ये इसके सिर्फ 2 ही गुणों को बढ़ाएगा, जो वात के बाकी के गुण है वो नहीं बढ़ेंगे, यहाँ पे सिर्फ रुक्ष गुण और शीत गुण बढ़ेगा वात का। सीधु से क्या हो रहा था, सिर्फ रुक्ष गुण बढ़ रहा था। ठीक है, कोई ऐसा कलाय जैसा पार्ट होगा, ठीक है, कलाय, कलाय से क्या होता है, हमारा पूरा वात दोष के पूरे गुण बढ़ जाते हैं। ठीक है, यानी कि ओवरऑल पूरा वात दोष बढ़ेगा। यहाँ पे सिर्फ वात दोष का रुक्ष गुण बढ़ा, यहाँ पे रुक्ष और शीत गुण बढ़ा। सेम उसी तरह से अगर हम लोग पित्त की बात करेंगे तो तिल जो होते हैं हमारे वो क्या करते हैं, उष्ण गुण प्रदान होने से पित्त के एक अंश को ही कुपित करते हैं, यानी कि सिर्फ पित्त का उष्ण गुण बढ़ाएंगे।
ठीक है। सेम उसी तरह से अगर मद्य की बात करेंगे तो मद्य में पित्त के जो सारे अंश होते हैं यानी कि सारे गुण होते हैं वो बढ़ाने की कैपेसिटी होती है, इसलिए पित्त के संपूर्ण अंशों को प्रकोपित करता है क्योंकि इसमें पित्त प्रकोपक सभी गुण विद्यमान होते हैं यानी कि सभी गुणों को बढ़ाने वाली ये चीज है मद्य, ठीक है, पित्त को। उसके बाद में अगर कफ की बात करी जाए तो कफ में जैसे राजादन फल है, ठीक है। राजादन फल से क्या होता है, स्निग्ध गुरु एवं मधुर गुण के कारण कफ के तीनों अंशों को ये कुपित कर देता है। तो इससे क्या होगा, स्निग्ध गुण भी बढ़ेगा कफ का, गुरु गुण बढ़ेगा और मधुर गुण बढ़ेगा। इसके अलावा जो गुण होंगे कफ के वो नहीं बढ़ेंगे, ये अंशांश कल्पना होती है। सेम उसी तरह से अगर माहिष दुग्ध की बात करें तो माहिष दुग्ध में यह कफ का सर्वांश प्रकोप करना, यानी कि माहिष दुग्ध जो होगा वो कफ का पूर्णतः प्रकोप करेगा। कोई एक गुण नहीं बढ़ रहा है यहाँ पे, ये यहाँ पे कफ के सारे गुण बढ़ रहे हैं। ये हो गए हमारे अंशांश कल्पना, जिसे हम लोग यहाँ पर विकल्प संप्राप्ति में काउंट करता है, ठीक है। आगे है प्राधान्य। प्राधान्य का मतलब वही होता है कि जो दोष यहाँ पर डोमिनेंट है, जो दोष यहाँ पर डोमिनेंट है या फिर प्रधान है, ठीक है, प्रधान है, यानी कि अगर तीनों दोष बढ़ रहे हैं उसमें से जो प्रधान दोष है, ठीक है, जैसे अगर तीन दोष वात दोष पित्त दोष कफ है, ठीक है, इसमें अगर तीनों में अगर पित्त प्रधान हो गया तो यहाँ पर प्राधान्य पित्त को जाएगा। तो यही यहाँ पर बताया प्राधान्य पुनर्दोषानाम, एक सेकंड, प्राधान्यम पुनर्दोषणम तरतम्या उपलब्धते तत्र द्वयोस्तर त्रिषु तम इति, यानी कि यहाँ पे तरतम भाव यूज किया जाएगा। वात दोष पित्त से अगर बड़ा है और पित्त अगर कफ से बड़ा है तो यहाँ पे तरतम भाव से जो यहाँ पर संप्राप्ति होती है उसे हम लोग प्राधान्य संप्राप्ति कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे आगे लिखते हैं अष्टांग हृदय का यहाँ पर श्लोक है, स्वातंत्र पारतंत्र व्याधि प्राधान्य, यानी कि यहाँ पे स्वतंत्रता और पारतंत्रता दिखेगी कि स्वतंत्र दोष कौन सा है, पारतंत्र दोष कौन सा है, ठीक है, यानी कि इसके एसोसिएटेड कौन सा दोष बड़ा है, लेकिन प्रधानता से जो दोष बड़ा है वही हम लोग यहाँ पर चिकित्सा में यूज करते हैं। इसका चिकित्सा में बेसिकली ज्यादा यूज होता है कि अगर मान लेते हैं वात दोष की दुष्टि हो गई है लेकिन उसके साथ साथ पित्त और कफ दोष भी दूषित हुआ है, लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर वात दोष की चिकित्सा करते हैं प्रधानता से तो पित्त और कफ दोष अपने आप शांत हो जाएगा, ठीक है। इसलिए प्रधान दोष का यहाँ पर इंपॉर्टेंस होता है, ये प्राधान्य संप्राप्ति कहलाती है। बल संप्राप्ति का यहाँ पर क्या मतलब है कि जो हेतु का सेवन हमने किया, ठीक है, जो हेतु का सेवन हमने किया वो अगर बलवान होंगे, ठीक है, वो अगर बलवान होंगे तो क्या होगा, जो पूर्व रूप उत्पन्न होंगे वो भी बलवान होंगे, ठीक है, पूर्व रूप भी बलवान होंगे, उसके बाद में रूप भी बलवान होगा, यानी कि अल्टीमेटली ये व्याधि बलवान होगा, बराबर, व्याधि बलवान होगा। वाइस वर्षा अगर हम लोग यहाँ पर हेतु सेवन जो है वो अगर दुर्बल कंसिडर करेंगे, ठीक है, जो हेतु सेवन है वो अगर दुर्बल कंसिडर करेंगे तो क्या होगा, पूर्व रूप भी ज्यादा यहाँ पर अच्छी तरह से एक्सप्लेन नहीं है, मतलब यहाँ पर दिखेंगे नहीं, ठीक है, पूर्व रूप दुर्बल होंगे, बराबर, ठीक है, रूप भी दुर्बल होंगे, बराबर, और अल्टीमेटली व्याधि भी दुर्बल होगा, यानी कि इसके भी लक्षण ज्यादा नहीं दिखेंगे, ठीक है। तो ये जो बल का यहाँ पर हमें असेसमेंट मिलता है वो बल संप्राप्ति से मिलता है। हेतु अधिकार्यता वयोर्वे बलः विशेषण, यानी कि जो हमारा बल होता है व्याधि का वो डिपेंड करता है कि हेतु कितना बलवान था, ठीक है, इसे बल संप्राप्ति कहा जाता है। काल संप्राप्ति, जैसे कोई स्पेसिफिक काल में किसी दोष का बढ़ना या फिर लक्षण का बढ़ना, इसे हम लोग काल संप्राप्ति कहते हैं। नक्तम दिनर भुक्तम श्रेय अधिकालो यथावलम, ये अष्टांग हृदय का श्लोक है, आचार्य चरक ने भी लिखा है। बल काल विशेषा व्याधि पुनर्व्याधि मृत्वम अहोरात्र काल विधि विनियतो भवति, यानी कि अलग अलग स्पेसिफिक टाइम पे किसी दोष का बढ़ना या फिर लक्षण का बढ़ना उसे हम लोग काल संप्राप्ति कहते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पर दिया है कि जैसे वात व्याधियों की उत्पत्ति या फिर वृद्धि कब होती है, वर्षा काल में होती है, ठीक है, दिन के सायंकाल में होती है, रात्रि के अंत में होती है। और अगर हम लोग आहार की बात करेंगे तो आहार की जीर्णावस्था में होती है। और हमारी लाइफ की बात करें लाइफ साइकिल में तो वृद्धावस्था में वात दोष की वृद्धि होती है। सेम उसी तरह से अगर हम लोग पित्तज व्याधि या फिर पित्तज वृद्धि की बात करेंगे तो शरद ऋतु में पित्त बढ़ता है, मध्याह्न में पित्त बढ़ता है या फिर मध्य रात्रि में बढ़ता है। उसके अलावा आहार की पच्यमान अवस्था, यानी कि जब हमारा खाना पचता होता है उस समय पे हमारी पित्त की वृद्धि होती है। और
यहाँ पे अगर हम लोग लाइफ की बात करें तो युवा अवस्था में पित्तज वृद्धि होती है। वैसे अगर कफ की बात करेंगे तो वसंत ऋतु में कफ बढ़ता है या फिर कफज व्याधि बढ़ते हैं, पूर्वाह्न में बढ़ता है, ठीक है। भोजन के तुरंत बाद कफ की वृद्धि होती है और रात्रि के प्रथम काल में यथा बाल्यावस्था या लाइफ की बाल्यावस्था में कफ की वृद्धि होती है या फिर कफ के व्याधि ज्यादा देखने को मिलते हैं। इसे हम लोग काल संप्राप्ति कहेंगे, ठीक है। विधि संप्राप्ति के बारे में यहाँ पे क्या लिखा है कि विधिर नाम विविधा, विधिर नाम द्विविधा निज आगंतु भेदेन त्रिविधा स्थिति दोष भेदेन चतुर्विधा साध्य साध्यम दारुण भेदेन, ठीक है। इसका मतलब होता है कि जो हम लोगों ने यहाँ पर पहले संख्या संप्राप्ति में क्लासिफिकेशन देखा था, जैसे हम लोग ज्वर के 8 प्रकार देखे, गुल्म के 5 प्रकार देखे, यहाँ पे जो प्रकार किए जाते हैं वो कुछ अलग स्पेसिफिक विकल्प को लेके किए जाते हैं। जैसे मैंने बताया यहाँ पे निज और आगंतु भेद, ठीक है, यानी कि हमारे शरीर के कुछ घटक होंगे जो व्याधि उत्पन्न करेंगे और कुछ बाहर के घटक होंगे जो आगंतुक घटक बोलते हैं हम लोग जिसे, तो उसके हिसाब से जो व्याधि के पार्ट किए जाते हैं वो हम लोग विधि संप्राप्ति में कंसिडर करते हैं। उसके अलावा त्रिविधास्ति यानी कि दोष भेदन, यानी कि जो दोष होते हैं उसके सब पार्ट हम लोग जब करते तो उसे यहाँ पर दोष भेदन कहा जाएगा। चतुर्विधा यानी कि साध्य साध्यता के हिसाब से या फिर मृदु दारुण, ठीक है, मृदु व्याधि है या फिर दारुण व्याधि है, इस हिसाब से जो क्लासिफिकेशन किया जाता है ये सारे विधि संप्राप्ति के अंडर आते हैं, ठीक है। संख्या संप्राप्ति में सिर्फ संख्या आएगी कि कितने प्रकार के डिसीज होंगे, लेकिन यहाँ पे जो कोड भेद या फिर उसके सब टाइप्स किए जाते हैं वो सब यहाँ पर विधि संप्राप्ति में कैलकुलेट होंगे, ठीक है। अत्रस्तु विविधस्त प्रकार संख्या तो भेद मात्र में सजातीय विजातीय, ये वही कहलाता है कि जो सजाती है यानी कि जो दोषों के प्रकार है और विजातीय यानी कि कुछ अलग प्रकार बताए हैं वो सब यहाँ पर विधि संप्राप्ति में यहाँ पर आएंगे, ठीक है। और संख्या संप्राप्ति में सिर्फ सजाती आएंगे यानी कि जो सिर्फ दोषों के हिसाब से या फिर कुछ स्पेसिफिक पॉइंट के हिसाब से जो दिए जाएंगे वो संख्या संप्राप्ति होगी, जो नंबर्स आएंगे ज्यादातर, ठीक है। और विकल्प के हिसाब से जो किया जाएगा जिसे विजातीय कहा गया है वो हमारी विधि संप्राप्ति होगी। अब संप्राप्ति के लिए कुछ घटक इंपॉर्टेंट होते हैं, यानी कि पूरी संप्राप्ति होने में कुछ पॉइंट्स है जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट होता है। पहला है निदान का निर्धारण करना। निदान का निर्धारण करना मतलब जो हेतु सेवन हमने किया है, ठीक है, जो हेतु सेवन हमने किया है या फिर निदान का सेवन जो हमने किया है वो किस तरह का है, बलवान है, दुर्बल है, ठीक है, व्याधि उत्पन्न करने लायक है भी या नहीं है, ये सारा असेसमेंट हम लोग करते हैं निदान का निर्धारण में, ठीक है। इसीलिए संप्राप्ति में सबसे इंपॉर्टेंट पहला पॉइंट आता है निदान का सेवन करना, जो कि यहाँ से स्टार्ट होती है प्रोसेस संचय प्रकोप की। जो आचार्य सुश्रुत ने हमारे जो षटक्रिया काल बताए वो पूरे संप्राप्ति का पार्ट है अल्फा, जहाँ से संचय होते समय यानी कि जो पहला पार्ट होता है दोषों का, जो भी हम लोग हेतु सेवन करते हैं उसके बाद दोषों का संचय होने लगता है और वहां से प्रोसेस चालू होती है संप्राप्ति की। तो पहला घटक आता है हमारा हेतु सेवन। दूसरा है अग्नि दृष्टि निर्धारण, यानी कि अगर अग्नि की दृष्टि है तो बेसिकली हमारे शरीर में आम की उत्पत्ति होती है और ये आम हमारे शरीर में व्याधि का मुख्य कारण बनता है, ठीक है। तो इसलिए व्याधि उत्पन्न होने से पहले हमारे अग्नि का यहाँ पर कुछ ना कुछ तो रोल आता है, इसलिए अग्नि का निर्धारण या फिर अग्नि दृष्टि का निर्धारण हमें दूसरे पॉइंट पे करना है, ठीक है। तीसरा है दुष्य निर्धारण। दुष्य निर्धारण का मतलब है ये धातु, मल या फिर स्रोतस कौन सा यहाँ पर इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है। अब दोष की दृष्टि तो यहाँ पर हो गई, वो आम की वजह से हो सकती है या फिर हेतु सेवन की वजह से हो सकती है, तो दोष की दृष्टि हो गई। तो जहां पे ये दोष दृष्टि यहाँ पर आके मिलने वाली है वो होता है हमारा दुष्य, ठीक है। यानी कि ये यहाँ पर वैगुण्य अगर होगा तो ये दुष्य के पास आएगा या फिर धातु या फिर मल को दूषित करेगा, इसे हम लोग दुष्य का निर्धारण कहते हैं। अब किसी भी व्याधि में अगर हम लोगों को ये पता है कि दुष्य कौन सा होगा तो हमें चिकित्सा करने में आसानी होती है, इसलिए दुष्य का निर्धारण करना ये हमारा तीसरा पॉइंट बनेगा। चौथा पॉइंट होगा अधिष्ठान। अधिष्ठान का मतलब है कि जब भी व्याधि उत्पन्न होगा वो कहीं ना कहीं कोष्ठ में उत्पन्न होगा। फिर व्याधि की अलग अलग अवस्थाएं हमें दिखेंगी। कोष्ठ से दोष जो होंगे वो शाखाओं में जाएंगे, ठीक है, या फिर मर्मास्ति संधि में जाएंगे, ठीक है, मर्मास्ति संधि में जाएंगे। अब जब कोष्ठ शाखा में होंगे तो चिकित्सा करने में थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा, लेकिन यहाँ पर कंट्रोल हो सकता है। लेकिन अगर यही दोष हमारे मर्मास्ति संधि में पहुंच गए तो व्याधि कभी कभी असाध्य हो सकता है या फिर यहाँ पर याप्य व्याधि हो सकता है। इसीलिए अधिष्ठान जानना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। तो चौथा पॉइंट हमारा इसलिए यहाँ पर अधिष्ठान बताया गया, ठीक है। पांचवा है स्रोतस का निर्धारण, यानी कि स्रोतस कौन सा वैगुण्य था, यहाँ पे ख वैगुण्य जिसे हम लोग कहते हैं, तो कहाँ पे वैगुण्य था उसी के हिसाब से हमारा
स्रोतस का निर्धारण किया जाता है कि हमारे स्रोतस में जहां पे वैगुण्यता दिखेगी वहां पे व्याधि उत्पन्न होगा। ठीक है, इसलिए स्रोतस का निर्धारण हमारा 5वें पॉइंट पे आएगा। छठा पॉइंट आता है हमारा स्रोतोदुष्टि निर्धारण, यानी कि पहले से और कोई स्रोतोदुष्टि हुई थी क्या, उसी के जगह पे फिर से व्याधि हुआ है क्या, इसलिए स्रोतोदुष्टि का जानना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है जब हम लोग संप्राप्ति को असेस करें। ठीक है, पांचवा है अवस्था निर्धारण। ठीक है, अवस्था यानी कि व्याधि की कौन सी अवस्था है, यानी कि लक्षण क्या उत्पन्न हुए हैं, उसी के हिसाब से हम लोगों को ट्रीटमेंट करना होता है, इसलिए व्याधि की अवस्था निर्धारण करना हमारा 7वां पॉइंट। ठीक है, 8वां पॉइंट होता है शरीर बल का निर्धारण। अब व्याधि उत्पन्न हुआ है, ठीक है, अब व्याधि को सहने की जो शक्ति होगी वो रुग्ण के बल के हिसाब से होगी। ठीक है, अगर व्याधि बलवान है और रुग्ण कृष्य है या फिर रुग्ण दुर्बल है तो व्याधि का जो बल है और बढ़ेगा। लेकिन अगर व्याधि दुर्बल है और रुग्ण बलवान है तो व्याधि कुछ भी नहीं करेगा, यानी कि व्याधि इजीली ट्रीट हो सकता है। इसीलिए व्याधि के हिसाब से आपका शरीर का बल भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है जितना व्याधि का बल इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए 8वां पॉइंट बनता है हमारा शरीर बल का निर्धारण करो। ठीक है, 9वां होता है मनोबल का। अब ये सब जो चलता है हमारे शरीर में वो कहीं ना कहीं हमारे मन के हिसाब से होता है। अब हम लोग अगर जितना पॉजिटिव थिंकिंग करते हैं उस हिसाब से हमारी चीजें लाइफ में घटती है। ठीक है, इसलिए मनोबल का निर्धारण करना हमारे संप्राप्ति का एक पार्ट बन जाता है, संप्राप्ति का घटक होता है। ठीक है, तो पेशेंट का अगर मतलब मन की ताकत या फिर मन की शक्ति अगर अच्छी है तो पेशेंट जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी ठीक हो सकता है। लेकिन अगर वो मन से दुर्बल है तो हल्का व्याधि भी उसे ज्यादा इम्पैक्ट कर सकता है। इसलिए मनोबल का भी निर्धारण करना हमारे संप्राप्ति घटक का एक पार्ट होता है। ठीक है, तो इस तरह से 9 घटक हमें याद रखना है। पहला घटक हमने दिखा निदान का निर्धारण करना, क्या हेतु सेवन किया है, अग्नि दृष्टि रुग्ण की अग्नि कैसी है, मंदाग्नि है या फिर तीक्ष्णाग्नि है, समाग्नि, ये सब असेसमेंट करना। तीसरा दुष्य निर्धारण, यानी कि कौन सा धातु या फिर मल इन्वॉल्व हुआ है, कौन सा स्रोतस इन्वॉल्व हुआ है। चौथा अधिष्ठान कहाँ पे है, अभिदोष कहाँ पे एग्जैक्टली कोष्ठ में है, शाखा में, मर्मास में, संधि में है। स्रोतस का निर्धारण, कौन सा स्रोतस दुष्ट हो सकता है या फिर हुआ है। स्रोतोदुष्टि इसके पहले की हिस्ट्री कुछ है या फिर ऑलरेडी कुछ लक्षण उत्पन्न हुए थे उसके बाद में पेशेंट आपके पास आया है, वो यहाँ पर। अवस्था निर्धारण, अवस्था यानी कि लक्षण क्या क्या उत्पन्न हुए वो देखना। और शरीर बल का निर्धारण करना, यानी कि रुग्ण का बल कैसा है उसके हिसाब से व्याधि का बल यहाँ पर असेस होगा। और उसके बाद में हम लोग जो चिकित्सा करने वाले वो भी शरीर बल के ऊपर कहीं ना कहीं अवलंबित होती है। और चौथा 9वां मनोबल का निर्धारण। ठीक है, तो ये 9 घटक होते हैं संप्राप्ति घटक जिसे हम लोग कहते हैं। इसका शॉर्ट आंसर क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए यहाँ पर इसको याद रखना। ठीक है, यहाँ पे हमारा संप्राप्ति ये पार्ट खत्म हो गया। अगले चैप्टर में हम लोग रूप की बात करेंगे। रूप यानी कि जो लक्षण उत्पन्न होते हैं व्याधि के, उसके बारे में बात करें। ठीक है, थैंक यू।